हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज के लास्ट पार्ट मिस्टेक को डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 20 में डिफाइन किया हुआ है। तो देखते हैं मिस्टेक क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 20 के अनुसार जब दो पक्षकार किसी एग्रीमेंट के आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड घोषित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट को पूरा नहीं करवाया जाएगा। तो यह आशा की जाती है कि दोनों पार्टीज़ जो एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तथ्य को अच्छी प्रकार से समझ लें और एक ही मत पर उसे सहमत हों। यदि उनका मत एक जैसा नहीं है तो ऐसे अनुबंध जो हैं उसे कहेंगे कि वह गलती के द्वारा उसको व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों पक्षकार ठहराव के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में क्लियर होने चाहिए, तभी हम ऐसे ठहराव को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन यदि दोनों पक्षकार ठहराव के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में गलती करते हैं तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। काइंड्स ऑफ मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक कितने प्रकार की है। मिस्टेक दो प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक एज टू लॉ, यानी कि कानून के संबंध में गलती। कानून के संबंध में गलती को हम तीन पार्ट्स में आगे देखेंगे। मिस्टेक टू लॉ ऑफ ओन कंट्री, मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स, मिस्टेक टू फॉरेन लॉ। देखिए, पहली बात है अपने देश के कानून के संबंध में गलती। हर व्यक्ति से ये आशा की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपनी कंट्री के लॉ के बारे में जानकारी रखता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यदि आप ये कहें कि आपको अपने कानून के संबंध में जानकारी नहीं थी जो देश में प्रचलित है, तो ऐसे में इस आधार पर आप अनुबंध को जो है व्यर्थ घोषित नहीं कर सकते। ऐसा अनुबंध वैध होगा और आपको ऐसे अनुबंध की जो है ऐसे अनुबंध को पूरा करना आपका कर्तव्य बनेगा। तो यहाँ पर अनुबंध सिर्फ इसलिए व्यर्थनीय नहीं हो सकेगा कि उसके करने में भारत में प्रचलित किसी कानून के संबंध में गलती की गई है। इसी प्रकार से सेम केस मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि उसे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी है। यदि वह अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं रखता और कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए वो व्यर्थनीय नहीं कर पाएगा कि उसे अपने अधिकार पता नहीं थे। लेकिन फॉरेन लॉ की यानी विदेशी कानून के संबंध में यदि गलती होती है तो ऐसे अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि उसे अपने देश के अलावा सभी देशों के कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे अनुबंध को हम व्यर्थ घोषित कर सकते हैं, इसे हम गलती में लेंगे। नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू फैक्ट। वो अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो आपका आवश्यक तथ्य है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके संबंध में आपको जो जानकारी होनी चाहिए, आप एक ही मत से सहमत होने चाहिए। यदि यहाँ पर आप उस इम्पोर्टेंट फैक्ट जो असेंशियल फैक्ट है उसके संबंध में कोई गलती करते हैं तो ऐसा अनुबंध जो है वो आपका पूरा नहीं करवाया जाएगा, उसको व्यर्थ घोषित किया जाएगा। तो अब हम डिटेल में करते हैं मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक एज टू फैक्ट को सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस्टेक दोनों पार्टीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। दोनों पार्टीज़ यदि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट के ऊपर अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षकार जो हैं एक मत से सहमत नहीं हैं, यहाँ फ्री कंसेंट नहीं है। ये दोनों पार्टीज़ उस असेंशियल फैक्ट के संबंध में गलती पर हैं, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित किया जाएगा। एक केस है इसका, हेम सिंह वर्सेस भागवत। यहाँ पर एक अंधे व्यक्ति जो है उससे बॉन्ड पर साइन करवा लिया जाता है, यह कहकर कि यह बॉन्ड उसके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि वास्तव में वह फ़ायदेमंद नहीं था। तो यहाँ क्योंकि दोनों पक्षकार अपने आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हैं, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन उसे इसलिए साइन कर रहा है कि वह बॉन्ड उसके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि दूसरा पक्षकार को पता है कि यह उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित किया गया, क्योंकि दोनों पक्षकार
जो आपके एग्रीमेंट के आवश्यक तथ्य थे उस पर गलती पर थे। नेक्स्ट है मिस्टेक मस्ट रिलेट टू ए मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मिस्टेक है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट है वो असेंशियल होना चाहिए, आवश्यक तथ्य होना चाहिए। यदि वो उसके इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसे में यदि गलती है तो वो क्षमा योग्य होगी। सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल क्लियर कट ये बताया हुआ है कि यदि आपने अनुबंध की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में कोई त्रुटिपूर्ण राय रखते हैं और राय को तथ्य संबंधी गलती नहीं माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक व्यक्ति एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल बेची। वाई जो है उसको 20,000 में खरीद लेता है यह मानकर कि इस मोटरसाइकिल का मूल्य 20,000 है, जबकि वास्तव में वो 15,000 की मोटरसाइकिल थी। तो यहाँ पर यह कहकर वह अनुबंध को जो है व्यर्थ घोषित नहीं करवा सकता कि यह मोटरसाइकिल मुझे 20,000 में बेची है जबकि इसका मूल्य 15,000 है। यहाँ उस व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसके सभी तथ्यों को उसकी जानकारी वो प्राप्त कर ले, उसके पास सोर्स थे, वह उस मूल्य का पता लगा सकता था। तो उस मूल्य को वो पता नहीं लगा पाया, थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद वो उस मूल्य का पता लगा सकता था जबकि उसने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पर वह स्वयं इसके लिए दोषी है। तो यहाँ गलती के आधार पर अनुबंध को रद्द नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया है, मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ कंट्री, मिस्टेक एज टू फैक्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपकी फैक्ट के संबंध में जो गलती है वह कितने प्रकार की है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, यानी कि आपकी एक पक्षीय गलती। देखिए सेक्शन 22 कहता है कि यदि अनुबंध का केवल एक पक्षकार तथ्य संबंधी गलती करता है तो ऐसी दशा में अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि यदि दोनों पक्षकार के द्वारा गलती होनी चाहिए, लेकिन यदि एक पक्षकार के द्वारा गलती की जाती है तो ऐसा अनुबंध जो है जहां पर एक पक्ष के द्वारा आपके आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती हो रही है, ऐसी अनुबंध जो है वो आपका व्यर्थ घोषित जो है नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दोनों पक्षकार के द्वारा यदि गलती होती है तभी हम अनुबंध को व्यर्थ घोषित करते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक को। मिस्टेक एज टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, यानी अनुबंध के पक्षकार के पहचान संबंधी गलती, और दूसरा है हमारा मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ ए डॉक्यूमेंट साइन, यानी कि प्रपत्र जो हमने हस्ताक्षर किया है उसकी प्रकृति के संबंध में यदि हम गलती पर होते हैं। सबसे पहले है मिस्टेक एज टू ए पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। यदि आप अनुबंध के पक्षकार की पहचान के संबंध में गलती करते हैं तो ऐसा अनुबंध जो है वह एक पक्षीय माना जाएगा। यहाँ पर देखिए एक केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। बोल्टन जो है उसने एक बिजनेस जो है ब्रोकलहर्स्ट से खरीद लिया। जोन्स एक ऐसा कस्टमर था जो ब्रोकलहर्स्ट से व्यापार करता था। उसने यह जाने बिना कि यह बिजनेस जो है ब्रोकलहर्स्ट ने बोल्टन को बेच दिया है, वह एक ऑर्डर करता है यह सोचकर कि यह ब्रोकलहर्स्ट की कंपनी है। तो जोन्स जो है उसको जब वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं और ऐसे में बोल्टन उसे ये नहीं बताता कि वह उसका नया ओनर है, ब्रोकलहर्स्ट ने उसको बिजनेस बेच दिया है। यहाँ पर बोल्टन जो है उसको पैसा देने से मना कर देता है जोन्स, तो बोल्टन इसे स्यू करता है कोर्ट में। जोन्स जो है उसने क्योंकि पेमेंट नहीं की तो उसकी पेमेंट प्राप्त करने के लिए जो कोर्ट में केस फाइल किया जाता है वह कोर्ट में रिफ्यूज कर दिया जाता है, इस आधार पर कि यहाँ एक पक्षकार के द्वारा गलती की गई है, यानी कि जोन्स जो है वह अपना ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को करना चाहता था, जबकि यहाँ पर बोल्टन को यह ऑर्डर किया गया है और बोल्टन ने भी जानबूझकर उसे यह नहीं बताया कि वह ब्रोकलहर्स्ट नहीं बल्कि बोल्टन है। तो यहाँ पर बोल्टन उस अनुबंध जो है वह अनुबंध नहीं माना जाएगा दोनों पक्षकार के मध्य, और यहाँ पर जोन जो है उसको पेमेंट करने का
कोई भी कर्तव्य नहीं बनता। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षकार जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके संबंध में एक पक्षकार गलती पर था। तो एक पक्षकार के द्वारा की गई जो गलती है वह गलती जो है वो व्यर्थ घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर आपकी जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर एक दोनों पक्षकार के द्वारा यदि गलती होती तभी यह अनुबंध जो है वो पूरा ये अनुबंध जो है वो व्यर्थ घोषित किया जा सकता था। तो यहाँ पर आपका जो अनुबंध है वो व्यर्थ घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है लेक वर्सेस सिमंस। यहाँ पर विमेन जो है वो क्लेम करती है कि बैरक जो है वो बैरन की वाइफ है और वो 2 नेकलेस अपने हस्बैंड के नाम पर ले जाती है ज्वेलर से, यह कहकर कि हस्बैंड को दिखाकर वह उसे परचेज करेगी, लेकिन वह थर्ड पार्टी को जो है उसे सेल कर देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड घोषित किया गया, व्यर्थ घोषित किया गया, बिकॉज देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वीमेन एंड ज्वेलर और वीमेन के बीच में किसी भी प्रकार का जो है अनुबंध नहीं था। इस आधार पर जो है यह अनुबंध जो है वो व्यर्थ घोषित कर दिया गया। तो ऐसे में अनुबंध के पक्षकार के संबंध में गलती की बात यदि हम बात करते हैं तो ये एक सामान्य नियम है कि यदि ए का अभिप्राय बी के साथ अनुबंध करने का है, लेकिन पहचान संबंधी गलती के कारण सी को बी समझकर सी से अनुबंध कर लेता है तो वह बाद में अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इसका ये मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अनुबंध के पक्षकार के पहचान के संबंध में कोई गलती की जाती है तो वह अनुबंध को व्यर्थ बना देता है। या सिंपल शब्दों में हम कहें तो कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति से ही अनुबंध करना चाहता हो तो पहचान संबंधी गलती के कारण किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध कर ले तो पक्षकारों में सही अर्थों में सहमति नहीं थी, इसलिए यह अनुबंध जो है वो व्यर्थ घोषित किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा मिस्टेक एज टू ए नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट साइंड। यदि आप किसी प्रपत्र पर जब साइन करते हैं तो यदि उसकी प्रकृति के संबंध में आप गलती पर होते हैं तो ऐसी गलती जो है उसके आधार पर ऐसे अनुबंध जो हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टी। एक केस है इसमें फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है उसको नज़र नहीं आता क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है। वह एक 3000 पाउंड के जो विनिमय पत्र है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एंडोर्स कर देता है। वह तो उसे गारंटी समझकर एंडोर्स कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एंडोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि वह उसकी पेमेंट करने के लिए जिम्मेवार है, वह सिर्फ उसे यह मानकर जो है एंडोर्स कर रहा है कि यह गारंटी पत्र है, जबकि वास्तव में वो क्या था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसे एंडोर्स किया गया है। तो यहाँ पर न्यायालय जो है मामला न्यायालय में पहुँचा। न्यायालय में कहा गया कि यह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने जो ये विलेख दिया था, यानी कि ये जो आपका प्रपत्र था उसका हस्ताक्षर करना कतई ये इरादा नहीं था कि वह इसकी पेमेंट करेगा, वह सिर्फ इसको एक तरह से गारंटी मानकर इसके ऊपर साइन कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज भुगतान करने के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति उत्तरदायी नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट साइन का जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था। बूढ़ा व्यक्ति इसे एक तरह से गारंटी पत्र समझ रहा था, जबकि वास्तव में ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एंडोर्समेंट था। तो ये था बेटा हमारा फॉर्म्स ऑफ मिस्टेक, जिसका में फर्स्ट पार्ट हमने किया यूनिलेटरल मिस्टेक, यानी कि एक पार्टी के द्वारा गलती करना। अब बात करते हैं हम बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक का मतलब है द्विपक्षीय गलती। द्विपक्षीय गलती में हम करेंगे कि जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में गलती करते हैं तो हम कहेंगे कि यह बायलेटरल मिस्टेक है, और ऐसे में पक्षकारों में वास्तविक सहमति नहीं मानी जाती और अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।
यहाँ पर हम जो है इसे पहले समझेंगे मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु के संबंध में गलती, और दूसरा पार्ट है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो उसको परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी के संबंध में गलती। तो पहले करते हैं मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहला पार्ट है रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व के संबंध में गलती। जब अनुबंध करते समय अनुबंध के पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु के अस्तित्व यानी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में गलती पर हो, तो ऐसे में इसे अस्तित्व के बारे में गलती माना जाता है और ऐसा अनुबंध जो है उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो अनुबंध माना नहीं जाएगा क्योंकि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति नहीं है। इसे एक केस से समझते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्टीरियर वर्सेस हेस्टी। यहाँ पे कॉर्टीरियर जो है और हेस्टी के केस में बताया गया कि यहाँ पर एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड माल बेचने का अनुबंध किया। माल बेचने वाला पक्षकार यह माल जहाज के द्वारा इंग्लैंड से मुंबई भेज रहा था, यानी कि ये जो माल भेजा गया वह आपका इंग्लैंड से मुंबई लाया जाता है एक जहाज के द्वारा। विक्रेता को उम्मीद थी कि वह माल वाहक जहाज माल लेकर जा रहा है। बाद में पता चलता है कि वह जहाज तो अनुबंध किए जाने से पहले ही डूब गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो माल आपके उस जहाज से आ रहा था वो जहाज डूब जाता है और माल सारा खराब हो जाता है। इसका मतलब जिस समय आप अनुबंध कर रहे हैं उस समय पर वो माल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आप उस माल की एग्जिस्टेंस यानी उसकी विषय वस्तु की अस्तित्व के संबंध में गलती पर हैं, तो ऐसा अनुबंध जो है वो व्यर्थ घोषित किया जाता है, क्योंकि ऐसा विषय वस्तु अब एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि वो पक्षकार ये सोच रहा है कि ये माल जो है जहाज के द्वारा ले जाया जा रहा है, जबकि वो जहाज पहले ही डूब जाता है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी, पहचान संबंधी गलती। पहचान संबंधी गलती में जब अनुबंध में दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की पहचान के संबंध में गलती पर होते हैं, यानी कि दोनों व्यक्ति उसे अलग अलग वस्तु समझ रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति उसे एक वस्तु समझ रहा है जबकि खरीदने वाला व्यक्ति जो है उससे दूसरे वस्तु या दूसरी विषय वस्तु समझ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो, क्योंकि दोनों पक्षकार उस विषय वस्तु के आइडेंटिटी के संबंध में गलती पर हैं, तो वह अनुबंध जो है वो रद्द किया जा सकता है। इसमें केस है रेफल्स वर्सेस विचिलहॉर्स का। यहाँ पर क्या है कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को 125 गांठें रुई खरीदने का ठहराव किया, जो कि पियरलेस नाम के जहाज से बॉम्बे से रवाना होनी थी। बॉम्बे से पियरलेस नाम के 2 जहाज आने वाले थे। एक जहाज जो है वो सितंबर में पहुंचना था और दूसरा जहाज जो है वो दिसंबर में पहुंचना था। यहाँ पर बेचने वाले के दिमाग में पहला जहाज था जो सितंबर में पहुंचने वाला था, जबकि क्रेता के दिमाग में दूसरा जहाज था जो दिसंबर में पहुंचने वाला था। यहाँ पर कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह द्विपक्षीय गलती है, बायलैटरल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर अनुबंध की विषय वस्तु की पहचान ना होने के कारण अनुबंध जो है वो मान्य नहीं होगा और इसे व्यर्थ घोषित किया गया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर में, जिसमें हम विषय वस्तु की एग्जिस्टेंस का आपने जिक्र किया है और दूसरा उसकी पहचान के संबंध में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि यदि यहाँ पर हम अपने अनुबंध जो है उसकी विषय वस्तु को सही ढंग से पहचान नहीं पाते। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल का मतलब है स्वामित्व के संबंध में गलती पर। आपके यदि हम वस्तु विक्रय अधिनियम, जिसको आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 के अनुसार एक जनरल रूल है कि कोई भी विक्रेता माल के क्रेता को माल पर अपने से अच्छा अधिकार नहीं दे सकता। इसका अर्थ है
कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता जो उसकी स्वयं की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्वामित्व जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस व्यक्ति के पास उस वस्तु का टाइटल है या स्वामित्व है। इसमें एक केस से हम इसको क्लियर करेंगे, रानी कुंवर वर्सेस महबूब बख्श। इस केस में कहा कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से भूमि खरीदी, लैंड खरीदी और उस पर अपना मकान भी बनवा लिया। बाद में पता चलता है कि यह जमीन उस व्यक्ति की थी ही नहीं जिस व्यक्ति ने इसे बेचा, या इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति जिसकी जमीन नहीं थी, क्योंकि वह उस वस्तु पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं करता है तो उसे उसको बेचने का भी अधिकार नहीं था। वास्तव में यह जमीन किसी थर्ड पार्टी की थी जिसकी जानकारी आपके विक्रेता को भी नहीं थी। तो यहाँ दोनों पक्ष के बीच में जो टाइटल के संबंध में गलती हुई है उसके आधार पर इस अनुबंध को व्यर्थ किया गया। यहाँ आपके जो दोनों के मध्य अनुबंध हुआ है उस अनुबंध को पूरा नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप स्वामित्व के संबंध में गलती पर रहते हैं। अब आती है हमारी प्राइस के यानी मूल्य के संबंध में गलती। मूल्य के संबंध में गलती के लिए ये कहा जाता है कि यदि कोई पक्षकार विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में म्यूचुअल मिस्टेक करते हैं तो भी अनुबंध जो है वो व्यर्थ होता है। यानी कि जब अनुबंध की विषय वस्तु के मूल्य के बारे में दोनों अलग अलग विचार रखते हैं और अनुबंध में शामिल हो जाते हैं तो ऐसा ठहराव मूल्य संबंधी गलती के कारण व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स अपनी मोटरसाइकिल वाई को बेचता है, लेकिन मोटरसाइकिल का मूल्य 15,500 के स्थान पर वो 5500 रुपये लिख देता है। उस मोटरसाइकिल का मूल्य कितना था, 15,500, लेकिन विक्रेता गलती से उसे 5500 रुपये लिख देता है। वाई इस गलती को जानते हुए भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, यानी कि वाई को पता है कि इसका मूल्य 15,500 है, उसके बावजूद भी वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि देयर इज नो एग्रीमेंट या देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो हैं मूल्य के संबंध में गलती पर थे। तो ऐसा अनुबंध जो है वो व्यर्थ घोषित किया जाएगा, उसे पूरा नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी के संबंध में यानी कि मात्रा के संबंध में गलती। जब विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुबंध की विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती पर होते हैं तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। यहाँ पर एक केस से हम इसे समझेंगे। केस है हैकिल वर्सेस पोप। हैकिल वर्सेस पोप के मामले में पोप ने हैकिल से एक पत्र के द्वारा राइफल की कीमत पूछी और यह भी लिखा कि वह 50 राइफल्स खरीद सकता है, यानी कि आप अपना मूल्य बताइए, वो क्षमता रखता है कि वो उससे 50 राइफल खरीद सकता है। हैकिल से उत्तर मिलने के बाद पोप ने हैकिल को तार भेजा कि 3 राइफल भेजें, जबकि जो आपका पोस्ट ऑफिस है उस विभाग की गलती के द्वारा तार में लिखा गया 3 राइफल की बजाय राइफल भेज दो। देखिए यहाँ पर 3 राइफल का तार भेजा गया, जबकि तार विभाग के द्वारा गलती से उसे राइफलें भेज दो लिखा गया। इस आधार पर जो है आपकी 50 राइफल भेज दी गई बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा। पोप ने 3 राइफल रखी। पोप जो व्यक्ति जिसने राइफल खरीदने के लिए अनुबंध किया था उसने 3 राइफल रखकर 47 राइफल जो है वो हैकिल को लौटा दी। हैकिल जो है वो कहता है कि 47 राइफल को जो है आप अस्वीकृत नहीं कर सकते और उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो हर्जाना के लिए उसने कोर्ट में मामला दायर किया। न्यायालय जो है उसने निर्णय दिया कि यहाँ पर कोई अनुबंध नहीं हुआ, क्योंकि पोप ने उन राइफलों का मूल्य चुका दिया है जो उसने खरीदी हैं, यानी कि वह सिर्फ 3 राइफल्स को चुकाने के लिए ही बाध्य है जो उसने स्वीकार की हैं। जो उसने स्वीकार नहीं की है ऐसे जो भी राइफल्स हैं उनका मूल्य चुकाने के लिए या उसके संबंध में हर्जाना देने के लिए वह अनुबंध जो है बाध्य नहीं है, क्योंकि उनके संबंध में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये था हमारा क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा के संबंध में। अब बात करते हैं हम क्वालिटी के संबंध में।
जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु जो है उसकी विषय वस्तु की क्वालिटी के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, तो ऐसा अनुबंध गुण संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने के लिए गलती का महत्वपूर्ण और फंडामेंटल होना जरूरी है, यानी कि ऐसा क्वालिटी जो है वो क्वालिटी आपकी फंडामेंटल होनी चाहिए, महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए। लेकिन यदि वह क्वालिटी आपके अनुबंध का महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है तो ऐसे आधार पर गुण के संबंध में गलती के आधार पर आप ऐसे अनुबंध को रद्द नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि x जो है y को एक विशेष घोड़ा बेचने के लिए उससे अनुबंध करता है, x ये विश्वास करता है कि ये रेस का घोड़ा है, जबकि y भी यही मानकर उसे खरीदने का अनुबंध करता है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई किया जाता है कि घोड़े के खरीदने और बेचने का जो अनुबंध है वो एक स्पेसिफाइड घोड़े को खरीदने के लिए किया गया है जो कि रेस का घोड़ा है। बाद में इस घोड़े के बारे में पता चलता है कि ये रेस का घोड़ा नहीं है बल्कि ये घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा है, तो ऐसे में गुण संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ माना गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षकार जब अनुबंध कर रहे हैं तो उन लोगों को इसकी क्वालिटी के बारे में यह जानकारी थी कि यह घोड़ा जो है रेस का घोड़ा है और इसी आधार पर अनुबंध होता है, यानी कि ये आवश्यक तथ्य था और इस पर यदि वो गलती पर हैं तो ये गलती जो है वो आपकी गुण संबंधी और जो कि आपके आवश्यक तथ्य संबंधी गलती है उसके गुण संबंधी गलती मानकर इस अनुबंध को रद्द किया गया, यानी इस अनुबंध को व्यर्थ माना गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, x जो है y से चावल खरीदने का अनुबंध करता है। x का जो उद्देश्य है वो नया चावल खरीदने से था, जबकि y उसे पुराने चावल बेचता है। तो ऐसे में दोनों पक्षकार वस्तु की किस्म गुण को लेकर गलती पर हैं, तो ऐसे अनुबंध को भी व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का आशय नए चावल खरीदने का था और दूसरे व्यक्ति का आशय पुराने चावल बेचने का था। तो बेटा ये था हमारा सब्जेक्ट मैटर के संबंध में गलती, जिसे हमने पार्ट में डिवाइड किया रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, जिसे कोटूरियर वर्सेस हेस्टी केस में किया है, आइडेंटिटी रेफल्स वर्सेस विचल हॉस में किया है, टाइटल रानी कुंवर वर्सेस महबूब बख्श में किया है, प्राइस जिसमें आप यदि मूल्य के संबंध में गलती पर हैं तो उसके आधार पर अनुबंध व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, एग्जाम्पल से समझा था। क्वांटिटी संबंधी के लिए केस डिस्कस किया था हाकिल वर्सेस पॉप, और क्वालिटी के संबंध में अभी हमने डिस्कस किया जिसमें चावल वाला केस और घोड़े वाला केस को डिस्कस किया था। तो ये थे हमारे मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट आता है आपकी मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम यहाँ दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि उसको पॉसिबल करना अब आपके बस में नहीं है। दूसरा है हमारा लीगल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कानूनी असंभावना। पहले हम बात करते हैं उसको आप फिजिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, इसको एक केस के द्वारा समझेंगे, ग्रिफिथ वर्सेस ब्रैमर। इस केस में क्या था, एक व्यक्ति ने किसी एक जो आपका राज्याभिषेक समझते हैं आप, यानी कि जब आपकी क्राउन सेरेमनी होती है उसके जुलूस को देखने के लिए एक कमरा किराए पर लिया, लेकिन बाद में ये जुलूस जो है किसी कारण से कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने की वजह से जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पर्पस जो है वो नहीं रहता। तो यहाँ पर ये मामला कोर्ट में जाता है, तो इस मामले में कोर्ट जो डिसीजन देती है कि यह अनुबंध व्यर्थ है क्योंकि इसका पालन करना संभव नहीं है, अब असंभव हो गया है, क्योंकि वो जुलूस जो है रद्द कर दिया गया है जिस पर्पस के लिए आप ये कमरा किराए पर ले रहे थे। तो ऐसे में ये दोनों के मध्य जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना गया। कानूनी असंभावना की बात का यदि हम डिस्कस करें तो उसके लिए ये है कि आपके कई बार कानून जो है वो बदल जाता है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में दो देशों के मध्य व्यापार होता है।
तो दो देशों के मध्य व्यापार तब तो संभव है जब उनके बीच में शांति प्रिय संबंध हो, अच्छे संबंध हो। लेकिन दोनों के बीच में यदि युद्ध छिड़ जाता है तो ऐसे में आपका कानूनी तौर पर इस तरह का व्यापार जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है और इस आधार पर ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। ये था बेटा मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए मिस्टेक जो है हमने की है मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू लॉ। मिस्टेक एज टू फैक्ट को आगे हमने जो है पार्ट्स में डिवाइड किया कि मिस्टेक एज टू फैक्ट जो है उसको दो प्रकार से हमने डिस्कस किया। मिस्टेक बायलेटरल हो सकती है और बायलेटरल हो सकती है। इनको हमने एक पक्षीय जो है उसको भी हमने केसेस के थ्रू समझा और बायलेटरल जो है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब आता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। सबसे पहले है कि आप इसको रेपुडिएट करने का अधिकार है। रेपुडिएट करने का अधिकार का मतलब है कि ऐसा अनुबंध जो गलती के कारण होता है उसे हम समाप्त कर सकते हैं। राइट टू डिफेंड द स्यू। आप यहाँ पर जो भी आपके अगेंस्ट जो भी किसी व्यक्ति ने कोई अभियोग चलाया है उस अभियोग को डिफेंड करने का राइट है। राइट टू रेस्टिट्यूशन, यानी कि इस अनुबंध के आधार आपने कोई लाभ प्राप्त किया है तो वो लाभ आपको वापस करने होंगे। जो भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हुए हैं या कोई वस्तु प्राप्त हुई है, क्योंकि यह अनुबंध रद्द कर दिया गया है तो आपको यह जो भी आपने यहाँ पर प्राप्त किया है वो आपको उसके वास्तविक स्वामी को वापस करना होगा। ये था हमारा मिस्टेक के संबंध में। मिस्टेक जो है वह आपको पता है कि दोनों पक्षकार के द्वारा आवश्यक तथ्य के संबंध में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर पक्षकारों का होना, उनके जो यदि वो दोनों एक बात से सहमत नहीं है तो हम ये कहेंगे मिस्टेक के द्वारा ये अनुबंध किया गया है जो कि व्यर्थ है। दूसरा, मिस्टेक जो है वो आवश्यक तथ्य के संबंध में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको वीडियो से ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आई थैंक यू ऑल।